Hello students, welcome back to our channel. Today we are discuss subject code BPCG176 that is psychology of gender. So this is part 2 वीडियो. इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे. अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे. अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो. हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है. उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, दैट इज़ BPCG176, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो. अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो. हमारा नंबर है 9580023321. हमारे से गेस्ट पेपर परचेज करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो और अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो. अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं. अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं. तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट आर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स of gender stereotypes, give examples of each. So the gender stereotypes are fixed ideas or beliefs about how boys, men and girls, women should behave, think, dress or feel. तो जेंडर स्टीरियोटाइप, तो इसका कहने का मतलब है कि एक मतलब किसी लिंग को लेकर के, ठीक है, किसी एक जेंडर को लेकर के एक सोच बनाना, ठीक है, कि वो एक फिक्स्ड आइडिया है या फिर बिलीफ है, यहाँ पे मानना है हमारा, ठीक है, कि ये जो है काम कौन करेगा, ये जो है वो किसके लिए काम है, ये पहले से एक सोच बना हुआ है. तो इस तरह का कुछ मानना हमारा बिलीफ कि कैसे बॉय या फिर मेन या फिर गर्ल्स या फिर वुमेन किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से सोचेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे और क्या वो फील करेंगे, ये पहले से एक मानना ही क्या कहलाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है. These ideas are created by society and are often based on traditional roles. ये सारी जो आइडियाज़ हैं वो हमारे समाज के द्वारा बनाए गए हैं और इसको हमारे ट्रेडिशनल रोल्स के ऊपर इसको आधारित कर दिया गया है. जेंडर स्टीरियोटाइप्स डू नॉट कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जेंडर स्टीरियोटाइप्स है जो किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर नहीं करता है. दे एज्यूम दैट ऑल पीपल ऑफ वन जेंडर आर द सेम. ये सिर्फ एक जेंडर, ठीक है, एक जेंडर से बिलोंग करने वाले सभी लोगों को एक तरीके का ही समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल मे बिलीव दैट बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव एंड गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड इमोशनल. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम समझेंगे कि जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ब्रेव होते हैं, ठीक है, वहीं जो गर्ल्स होती हैं वो सॉफ्ट और इमोशनल होती हैं. हाउएवर इन रियलिटी एवरी पर्सन इज़ यूनिक. लेकिन वहीं अगर हम रियलिटी में देखें तो हर एक इंसान जो है वो खुद से क्या है, खुद में एक यूनिक है, ठीक है, उसमें अपनी एक खुद की अलग पहचान है, अलग उसकी एक इमेजिनेशन है, ठीक है. जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल आर ट्रीटेड एट होम, स्कूल एंड एट वर्क. जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है कि कैसे जो लोग हैं वो आपके साथ बिहेव करेंगे, आपके साथ ट्रीट करेंगे घर पे या फिर स्कूल में या फिर आपके काम वाले जगह पे. दे कैन समटाइम्स लिमिट अ पर्सनस फ्रीडम टू चूज व्हाट दे आर ट्रूली लाइक और वांट टू बिकम. और कभी कभी तो ये एक इंसान के फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं लिमिट करता है कि क्या वो चाहते हैं करना या फिर किस तरह का वो चाहते हैं बनना, ठीक है, इसको वो लिमिट करता है, यानी उसको ये रोकता है, ठीक है. अब इसके हम कंपोनेंट्स को समझते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स. सो द जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स. दीज कंपोनेंट्स एक्सप्लेन हाउ स्टीरियोटाइप्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे अफेक्ट पीपल. तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो स्टीरियोटाइप्स है वो बनते हैं और कैसे ये अलग अलग लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज़ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स. दिस कॉम्पोनेंट इंक्लूड्स बिलीव्स अबाउट द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ मेल्स एंड फीमेल. तो ये जो कंपोनेंट है ये कहीं ना कहीं ये मानता है कि जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं मेल्स के और फीमेल्स के वो अलग अलग हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल से समझेंगे, बॉयज़ या फिर जो मेन होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, एग्रेसिव होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं. वहीं जो फीमेल या फिर जो गर्ल्स या फिर वुमेन हुई उनको माना जाता है कि वो केयरिंग होती हैं, जेंटल स्वभाव की होती है, इमोशनल होती हैं कहीं ना कहीं और सेंसिटिव होती हैं. एग्जाम्पल से समझेंगे, इफ़ बॉय क्राइज पीपल से
बॉयज़ डोंट क्राई, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा रोता है तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं रोते, लड़के नहीं रोते, ठीक है। दिस शो अ स्टीरियोटाइप दैट बॉयज़ शुड नॉट एक्सप्रेस इमोशन, और ये एक स्टीरियोटाइप ही है जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो बॉयज़ होंगे उनको अपना इमोशन, ठीक है, जो भी उनका एक इमोशन है उसको वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ ए गर्ल इज़ वेरी बोल्ड एंड आउट स्पोकन, she may be judged because society expect girls to be calm and polite। वहीं अगर कोई लड़की है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो उसको जज करते हैं, सोसाइटी उसको जज करती है कि ये जो है, जो गर्ल्स हैं उनको चाहिए कि वो शांत रहें, पोलाइट हों, स्वभाव में काफ़ी शांत हों और नर्म हों, ठीक है। तो ये उनको इस तरह से जज करते हैं कि लड़की होने से आपको इस तरह का आपका स्वभाव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सोशल रोल्स। सो दिस कॉम्पोनेंट रेफर्स टू बिलीव about the roles men and women should play in family and society। तो ये जो सोशल रोल है यानी कि हमारा सामाजिक क्या रोल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये मानना होता है कि कैसे मेन और वुमेन का जो अलग अलग एक रोल है फैमिली में हो या फिर समाज में हो वो हम देखते हैं। जैसे कि मेन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पैसे कमाएंगे और अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे, वहीं जो फीमेल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, महिलाएँ होती हैं, उनसे ये उम्मीद किया जाता है कि वो घर का खाना बनाएंगी, साफ़ सफाई करेंगी और बच्चों का देखभाल करेंगी, ठीक है। तो ये उनके समाज में और परिवार में ये रोल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ़ अ फादर डिसाइड टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रेन while the mother works, some people may criticize him because it does not match traditional gender roles। अगर कहीं पर देखते हैं कि पिता जो हैं वो ये डिसाइड करें कि वो घर पे रहेंगे और अपने बच्चों का देखभाल करेंगे और वहाँ की जो मदर है यानी कि जो माता है यानी जो फीमेल है फैमिली की वो काम पर जाएंगी, तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये मैच नहीं करता है उनके ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स से, ठीक है। जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा उनका जो जेंडर रोल्स है कि क्या करना है महिलाओं को, क्या करना है पुरुषों को, ये उसको क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द occupations and careers। Gender stereotypes also influence ideas about suitable jobs for men and women। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो कहीं ना कहीं जॉब्स को भी क्या करता है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है कि मेन के लिए क्या जॉब होगा, वुमेन्स के लिए क्या जॉब होगा। एग्जांपल समझेंगे, इंजीनियरिंग का काम, पुलिस का काम या फिर कोई भी आर्मी जॉब्स है, ये मेंस जॉब कहलाता है, ठीक है, कि इसमें जो जॉब करने वाले होंगे वो मेन होंगे। वहीं जो टीचिंग है, नर्सिंग है या फिर फैशन डिज़ाइनिंग है, ये सारे वुमेन्स जॉब कहलाता है कि इसमें जो काम करने वाले होंगे वो वुमेन्स होंगे। इफ़ ए वुमेन वांट्स टू बिकम अ पायलट और अ मैन वांट्स टू बिकम अ नर्स, दे में फेस निगेटिव कमेंट्स बिकॉज ऑफ दिस स्टीरियोटाइप। अगर कभी कोई महिला है वो अगर पायलट बनना चाहती है, ठीक है, जैसे कि हम लोग गुंजन सक्सेना को जानते हैं, और अगर वो कभी और अगर कोई पुरुष जो है यानी कि मैन जो है वो एक नर्स बनना चाहता है, तो ऐसे में उनको निगेटिव कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स के मतलब एकदम अपोजिट है, ठीक है, कि ये सारे काम जो है ये अपोजिट जेंडर के करते हैं, ठीक है। Next is the physical appearance। This component includes beliefs about how males and females should look or dress। तो फिज़िकली आप कैसे दिखते हो, कैसे आप पहनावा करते हो, ये यहाँ पर इस चीज़ को देखने को मिलता है। जैसे कि बॉयज़ को कहा जाता है कि वो ब्लू पहनेंगे, ठीक है, और उनके शॉर्ट हेयर होंगे। वहीं गर्ल्स को यहाँ पे देखा जाता है कि वो पिंक पहनेंगी और उनके लॉन्ग हेयर होंगे, ठीक है। पीपल में जज अ बॉय who likes wearing bright colors और a girls who prefer simple clothing। तो पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो जज करते हैं बॉय को अगर वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर पहन रहे हैं, तो चमकीले कलर पहन रहे हैं तो, ठीक है। वहीं एक गर्ल्स जो हैं उसको जज किया जाता है जब वो कोई सिंपल क्लॉथिंग करती है तो, ठीक है। देज एक्सपेक्टेशंस लिमिट पीपल चॉइसेस, और ये जो सब जो एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं ना कहीं लोगों के जो चॉइसेस होते हैं उसको लिमिट करते हैं, उस पर रोक लगाते हैं। नेक्स्ट इज़ एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। This component involves beliefs about what boys and girls are naturally good at। तो ये जो components हैं ये कहीं ना कहीं ये मानता है कि जो बॉयज़ हैं या फिर जो गर्ल्स हैं वो नेचुरली किस चीज़ पे अच्छे होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, बॉयज़ आर बिलीव टू बी बेटर एट मैथमेटिक्स एंड स्पोर्ट्स। ये माना गया है कि बॉयज़ जो होते हैं वो बेहतर होते हैं मैथमेटिक्स और स्पोर्ट्स में, वहीं जो गर्ल्स होते हैं वो बेहतर होते हैं आर्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। तो ऐसा ये बिलीव्स है, ठीक है, यानी लोगों का मानना है, ठीक है।
Such beliefs can discourage girls from studying science and boys from learning dance और music। और ऐसी जो ये मानना है, ऐसा जो ये बिलीव्स है लोगों का, ये कहीं ना कहीं लड़कियों को डिस्करेज करता है कि वो साइंस पढ़े, ठीक है, और बॉयज़ को डिस्करेज करता है कि वो डांस और म्यूजिक सीखें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके जो पसंद हैं, जैसे कि अगर बॉयज़ डांस करना चाहता है या फिर म्यूजिक सीखना चाहता है तो ये उसको इस चीज़ से रोकता है, ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है। वहीं जो गर्ल्स है अगर वो साइंस पढ़ना चाहती है तो ये इसको रोकता है जेंडर स्टीरियोटाइप कि इनको आर्ट्स पढ़ना चाहिए या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। कंक्लूजन में हम बताएंगे जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर सोशली क्रिएटेड आइडियाज़ अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स। तो सामाजिक एक विचार है जो कि समाज के द्वारा तय किया गया है, जो मेल्स और फीमेल्स के लिए निर्धारित किया गया है। दे इंक्लूड्स बिलीव्स अबाउट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, सोशल रोल्स, कैरियर्स, अपीयरेंस एंड एबिलिटीज़। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो लोगों की मानना होता है उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेकर के, सामाजिक उनका क्या रोल होना चाहिए, कैरियर्स उनके किस चीज़ में होने चाहिए, उनका अपीयरेंस कैसा दिखावा होना चाहिए, देखरेख कैसा होना चाहिए, और उनमें कितनी क्षमताएं होती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इस पर देखते हैं। While some stereotypes may seem harmless, they can limit people's opportunities and personal growth। कुछ जो यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो दिखते तो हैं कि वो हार्मलेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के अवसर और उनके जो पर्सनल जो ग्रोथ है, विकास है, उस पर वो लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। This is important. It is important to understand that every individual is different and should be free to choose their interests and goals without being restricted by gender stereotypes। और यहाँ पे ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या है, अलग है, ठीक है, और उसकी अपनी एक फ्रीडम होनी चाहिए कि वो चूज करे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने गोल्स को, और वो किसी भी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, ना कि खास करके जेंडर स्टीरियोटाइप से, ठीक है, कि आप सिर्फ एक अलग जेंडर होने की वजह से आप ये काम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आज के टाइम में, इन मॉडर्न टाइम अगर हम देखते हैं तो आज हर एक फील्ड में ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कोई भी जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, ठीक है। यानी कि वैसे सारे फील्ड्स जहाँ पे मेल काम करते थे वहाँ पे आज फीमेल भी काम कर रही हैं, ठीक है। और सेम इसका वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि जहाँ पे फीमेल काम करती थी वहाँ पे मेल भी आज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में धीरे धीरे इस चीज़ को अभी ख़त्म किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्कस द फिजियोलॉजिकल इशू ऑफ LGBT कम्युनिटी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इशू of LGBT community, ठीक है। तो the LGBT community includes people who identify as lesbian, gay, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो LGBT कम्युनिटी में वैसे लोग आते हैं जिनका पहचान एक लेस्बियन के रूप में, गे के रूप में, बाइसेक्सुअल या फिर ट्रांसजेंडर के रूप में होता है। These individuals often face many psychological issues। तो ये सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। Psychological issues are problems that affect a person's mind and their relationships or place in society। तो साइकोलॉजिकल इशू का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको फिज़िकली नहीं दिखते हैं बट वो आपके माइंड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर आप जिस जगह पर रह रहे हो समाज में, वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा आपको नीचा एक तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। These challenges can affect their mental health, education, वर्क लाइफ एंड ओवरऑल वेलबींग। तो ये सारे जो चुनौतियाँ आती हैं इनको, ये इनके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं, इनकी शिक्षा को प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ इनके काम के भी ऊपर भी प्रभाव डालती है, और इनका ओवरऑल जो वेलबींग होता है उसके ऊपर भी प्रभाव डालती है, ठीक है। अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट इज द सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशंस। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द LGBT कम्युनिटी इज सोशल स्टिग्मा। तो सामाजिक एक जो इनके ऊपर एक जो स्टिग्मा, कहने का मतलब कि इनके ऊपर जो एक लगा हुआ है, ठीक है, समाज के तरफ से जो इनको एक तरह से जज किया जाता है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के एक जो इनके ऊपर एक दाग कह सकते हैं, ठीक है, कि इनको एक तरह से अलग तरीके से इनको जो ट्रीट किया जाता है वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मेनी पीपल स्टिल हैव निगेटिव एटीट्यूड्स टुवार्ड्स LGBT इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स। बहुत सारे लोग आज भी इनके प्रति निगेटिव एटीट्यूड्स रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कल्चरल, रिलीजियस और ट्रेडिशनल बिलीफ्स जो है वो इनसे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। दिस कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स, वर्क प्लेस, हेल्थ केयर सेटिंग्स एंड इवन विद इन फैमिलीज़। और इसके वजह से इनके साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे इनको स्कूल में देखा जाए, काम करने के क्षेत्र में देखा जाए, हेल्थ केयर के अंदर देखा जाए, या फिर कहीं परिवार में ही क्यों ना हो। डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूड्स बुलिंग, रिजेक्शन,
अनफेयर ट्रीटमेंट और डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। डिस्क्रिमिनेशन किस क्षेत्र में होता है, तो जैसे कि इनके साथ बुलिंग किया जाए स्कूल में, ठीक है, इनके साथ रिजेक्शन हो इनके वर्क प्लेस में, ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट इनको किया जाए किसी भी जगह पे, या फिर इनके अपॉर्चुनिटीज़ को डिनाई किया जाए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखने को मिलता है। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सच निगेटिविटी कैन मेक ए पर्सन फील आइसोलेटेड एंड अनवांटेड। और लगातार इस तरह से निगेटिविटी मिलना एक पर्सन को क्या फील कराता है, आइसोलेटेड फील कराता है और अनवांटेड फील कराता है, कि जैसे कि मेरा रहना मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो हम मतलब बेकार में है, इस तरह का इसको फील कराता है, ठीक है। तो ये बहुत हद तक उनके लिए एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द फैमिली रिजेक्शन। फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, स्पेशली यंग पीपल। फैमिली अगर सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है सभी के लिए, ठीक है, खास करके जो यंग लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि उस समय उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उस समय उनका बॉडी डेवलप कर रहा होता है, तो बहुत सारे उनके डिसीजंस जो होते हैं वो उनके खुद के मतलब माइंड से नहीं होते हैं, ठीक है, वो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उस समय उनको परिवार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाउएवर मेनी LGBT इंडिविजुअल्स फेस रिजेक्शन from their families after sharing their sexual orientation और gender identity। जबकि कई सारे जो LGBT इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रिजेक्शंस फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है अपने फैमिली से, जब वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। सम फैमिलीज में रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देम, फोर्स देम टू चेंज और इवन आस्क देम टू लीव होम। कुछ परिवार जो होते हैं वो उनको अपनाने से मना कर देते हैं, उनको बोलते हैं कि अपने आप जेंडर को चेंज कर लो, या फिर उनको बोलते हैं कि आप घर छोड़ के चले जाओ। तो ऐसा केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फैमिली रिजेक्शन कैन काउज डीप इमोशनल पेन, लोनलीनेस एंड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। फैमिली से रिजेक्शन मिलने के बाद उनको कई सारे इमोशनल पेन फेस करना पड़ता है, अकेलापन उनके जीवन में आ जाता है, या फिर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज भी उनको फेस करनी पड़ती है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ होमलेसनेस एमॉन्ग LGBT यूथ। और ये कहीं ना कहीं एक रिस्क लाता है घर से बेघर होने का LGBT यूथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन एंड रिजेक्शन, LGBT इंडिविजुअल्स आर एट हायर रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ इशू सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। तो अगर हम देखें तो जो इनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन या फिर रिजेक्शन जो फेस करना पड़ता है LGBT इंडिविजुअल्स को, उसके वजह से एक हाई रिस्क बनता है उनके मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड, जैसे कि एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना या फिर सेल्फ स्टीम में कमी आना। लिविंग इन फियर ऑफ बीइंग जज्ड और हरास्ड कैन क्रिएट कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। और एक डर के साथ जीना, जहाँ पर उनको डर होता है कि लोग उनको जज करेंगे, उनको हरास करेंगे, कहीं ना कहीं उनको हमेशा एक स्ट्रेस देते रहता है। दिस इज़ नोन एज माइनॉरिटी स्ट्रेस, और इसी को माइनॉरिटी स्ट्रेस भी कहा जाता है। ओवर टाइम दिस स्ट्रेस कैन सीरियसली अफेक्ट इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। और समय के साथ साथ ये जो स्ट्रेस है वो काफ़ी सीरियसली अफेक्ट करता है इनके इमोशनल और मेंटल वेलबींग को। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो लीड टू फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और सेम अबाउट वंस आइडेंटिटी। और एक्सेप्टेंस ना मिलने की वजह से एक फीलिंग जन्म लेता है जो उनको गिल्ट देता है और उनको शर्म देता है अपने खुद के पहचान को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द बुलिंग एंड वायलेंस। Many LGBT people, especially students, experience bullying in schools and colleges। बहुत सारे LGBT people होते हैं, खास करके जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है बुलिंग, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो कॉलेजेस में हो। They may be teased, थ्रेटेंड और फिज़िकली हार्म्ड बिकॉज ऑफ दियर आइडेंटिटी। उनके अपने पहचान के लिए उनको कई बार छेड़ा जाता है, उनके साथ थ्रेटेंड किया जाता है, फिज़िकली उनको हार्म पहुंचाया जाता है। इन सम केसेस दे बिकम विक्टम्स ऑफ हेट क्राइम्स। और कुछ केसेस में तो उनको विक्टम्स के रूप में भी देखा गया है जो हेट क्राइम्स के कारण होते हैं। Fear of violence can make them avoid public places और hide their identity। वायलेंस के डर से वो कभी कभी पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करते हैं, वहाँ पे जाना, और अपने पहचान को भी छुपाते हैं। दिस लिमिट्स दियर फ्रीडम एंड अफेक्ट्स दियर कॉन्फिडेंस। इन सारे चीज़ों से उनके फ्रीडम में कमी आती है, फ्रीडम उनका छिन जाता है, और साथ ही साथ ये उनके कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज वर्क प्लेस चैलेंजेस। इन द वर्क प्लेस LGBT इंडिविजुअल्स में फेस अनफेयर ट्रीटमेंट, हरासमेंट और लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो वर्क प्लेस जहाँ वे काम करते हैं वहाँ पे LGBT कम्युनिटीज़ को, LGBT इंडिविजुअल्स को अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता
पड़ता है, हरासमेंट फेस करना पड़ता है और उनका जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो उनको मिलना चाहिए उसमें भी उनको कमी होता है। सम में हाइड देयर आइडेंटिटी टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन विच कैन काउज स्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट। कुछ लोग अपनी पहचान को छुपा करके वहाँ पे रहते हैं ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो, जो उनको कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रेस देता है और एक डिस्कम्फर्ट की भावना को पैदा करता है। Transgender individuals often face additional difficulties in finding a and keeping job due to bias and lack of understanding। तो यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो कई बार मतलब और ज़्यादा मुसीबत को फेस करते हैं और ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको जॉब मिल पाना और उसको कायम रख पाना यानी कि उसको लागू रख पाना काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। Next is lack of proper health care. Many LGBT individuals hesitate to seek health care because they fear discrimination on और insensitive behavior from medical staff। बहुत सारे LGBT इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, हिचकते हैं एक हेल्थ केयर लेने में, क्योंकि उनको डर होता है डिस्क्रिमिनेशन का और इनसेंसिटिव बिहेवियर का मेडिकल स्टाफ के थ्रू। Some healthcare providers may not be trained to understand their specific need। कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जिनको अच्छे से ट्रेंड नहीं किया जाता है कि वो क्या उनको स्पेसिफिक नीड्स हो सकती हैं, उसको वो समझ नहीं पाते हैं। दिस कैन लीड टू पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स, जिसकी वजह से पुअर फिजिकल और मेंटल हेल्थ आउटकम्स होने की संभावना होती है। कंक्लूजन में हम बताएंगे द साइकोलॉजिकल इशूज़ फेस्ड बाय द LGBT कम्युनिटी आर सीरियस एंड डीपली कनेक्टेड टू सोशल एटीट्यूड्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो साइकोलॉजिकल इशूज़ फेस करने पड़ते हैं LGBT कम्युनिटी के द्वारा वो बहुत ही सीरियस और डीपली कनेक्टेड होते हैं समाज के द्वारा जो उनके सोच होते हैं और उनका जो भेदभाव करना होता है उसके ऊपर। एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस एंड इक्वल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम्स। तो इनको अपनाना, जागरूकता फैलाना और कहीं ना कहीं इनके अधिकारों को इक्वली ट्रीट करना एक बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। फैमिलीज, स्कूल्स, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी मस्ट क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट सो दैट LGBT इंडिविजुअल्स कैन लिव इन विथ डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस। तो आपके परिवार, आपके स्कूल और आपका वर्क प्लेस, साथ ही साथ समाज जो है, उन सबको मिल करके एक साफ़, सुरक्षित और सपोर्टिव एक इन्वायरमेंट बनाना होगा LGBT इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो एक इज्जत से, सम्मान के साथ और एक खुशहाल जीवन अपना जी सकें। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो LGBT कम्युनिटी है वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, उनको भी एक अच्छे जीवन मिले, इसके लिए हमें एक बेहतर कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द डिफाइन फ्रेंडशिप। एक्सप्लेन फ्रेंडशिप फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। तो फ्रेंडशिप सबको पता होता है कि व्हाट इज़ फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ आपको बताने वाली चीज़ नहीं है, आप सबके दोस्त होंगे और सब बहुत ही अच्छे से एक साथ रहते होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, फ्रेंडशिप इज़ अ क्लोज एंड केयरिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर पीपल। तो फ्रेंडशिप एक बहुत ही क्लोज और केयरिंग रिलेशनशिप होता है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। ये दो और दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन लव, ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये आधारित होता है हमारे प्यार पे, भरोसा पे, ईमानदारी पे और समझबूझ पे, ठीक है। Friends enjoy spending time together, sharing their feelings, help each other and supporting one another in good and bad times। तो फ्रेंड्स एक साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे उसके अच्छे समय हो या फिर बुरे समय हो। फ्रेंडशिप इज़ नॉट फोर्स्ड, इट ग्रो नेचुरली व्हेन पीपल फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी विथ ईच अदर। तो फ्रेंडशिप कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से होता है, जब आप एक कंफर्टेबल फील करते हो, एक दूसरे के साथ खुश रहते हो, तो ये फ्रेंडशिप होता है। A true friend respect you, listens to you and accept you as you are। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी इज्जत करे, आपको सुने और आप जैसे हो वैसे आपको अपनाए। फ्रेंडशिप मेक्स लाइफ मोर जॉयफुल एंड मीनिंगफुल। तो सबको पता है कि फ्रेंडशिप जो होता है वो आपके जीवन को खुशहाल बनाता है और एक आपको मीनिंगफुल बनाता है, कि आपके लाइफ का कोई अर्थ हो, ठीक है। अब जो बचपन में हमारा फ्रेंडशिप होता है उसको समझते हैं। फ्रेंडशिप इन चाइल्डहुड। फ्रेंडशिप बिगिंस एट अ वेरी अर्ली एज। फ्रेंडशिप हमारा सबसे मतलब बचपन में ही हमारे दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। इन चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स इज़ यूजुअली सिंपल एंड बेस्ड ऑन फन एंड प्ले। तो बचपन में हमारे दोस्त कौन होते हैं? वही होते हैं जो हमारे साथ खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही सिंपल, साधारण होते हैं और खेल कूद तक ही आधारित होते हैं। यंग चिल्ड्रेन मेक फ्रेंड्स विथ दोज हु प्ले विथ देम
शेयर टॉयज और सिट नेक्स्ट टू देम इन द क्लास। तो बचपन में क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स वही होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, अपने खिलौने शेयर करते हैं, या फिर जो हमारे क्लास में हमारे साथ बैठते हैं। एट दिस स्टेज फ्रेंडशिप इज़ मेनली अबाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड इन्जॉइंग एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, ड्राइंग और वॉचिंग कार्टून्स। और इस स्टेज में क्या होता है, दोस्त हमारे वही होते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करके एंजॉय करते हैं, जैसे गेम्स खेलना, ड्राइंग बनाना या फिर कार्टून देखना साथ में। ये हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं। चिल्ड्रेन में चेंज फ्रेंड्स easily because their understanding of relationship is still developing। बचपन में क्या करते हैं, हम अपने दोस्त डेली बदलते हैं, ठीक है, कि आज हमारा दोस्त अरुण है, फिर कल हमारा दोस्त विजय हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हमारा दोस्त कोई और रोहित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने दोस्तों को डेली क्या करते हैं, बदलते हैं, क्योंकि हम उनके साथ समय बिता रहे हैं, उनके साथ खेल ले रहे हैं, तो हमारे दोस्त हर दिन बदल जा रहे हैं। दे में फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स बट फॉरगेट क्विकली एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। छोटी बातों पर हम लड़ लेते हैं और फिर हम उसको भूल करके फिर से आपस में दोस्त बन जाते हैं। शेयरिंग एंड काइंडनेस स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसी समय चीज़ों को बांटना और एक काइंडनेस की भाव आना इसी समय हमारे अंदर डेवलप होता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो गाइड चिल्ड्रेन टू लर्न गुड वैल्यूज़ एंड लाइक केयरिंग, हेल्पिंग एंड सेइंग सॉरी। और इसी समय हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमें अच्छे चीज़ें सिखाती हैं कि गुड वैल्यूज़ वाली चीज़ें, जैसे कि केयरिंग करना, हेल्प करना और सॉरी बोलना। Childhood friendships help children learn important social skills such as cooperation, teamwork and communication। तो बचपन की जो दोस्ती होती है वो बच्चों को नए नए इंपॉर्टेंट स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि कोऑपरेशन करना, एक साथ मिल करके काम करना, टीम वर्क, टीम की तरह काम करना और अच्छे से बातचीत करने के लिए, ठीक है। जो एडोलसेंस में हमारा फ्रेंडशिप होता है वो कैसा होता है उसको समझते हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो इन टू द एडोलसेंस अराउंड 11 to 14 years old, देयर आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप बिगिंस टू चेंज। तो जब हम 11 to 14 ईयर्स यानी कि एडोलसेंस में आते हैं तो हमारा जो विचार होता है फ्रेंडशिप को लेकर के वो बदल जाता है। फ्रेंडशिप बिकम डीपर एंड मोर मीनिंगफुल। अब हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है और इसके बहुत ज़्यादा अर्थ हो जाते हैं। टीनेजर्स स्टार्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स हु अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, थाट्स एंड प्रॉब्लम्स। अब टीनेजर्स जो होते हैं वो ऐसे दोस्त को ढूंढते हैं जिनके साथ वो अपने फीलिंग्स को शेयर करे, ठीक है, अपने विचार को शेयर करे और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करे, ठीक है। दे वॉन्ट समवन दे कैन ट्रस्ट एंड टॉक टू अबाउट पर्सनल मैटर्स। वो अब ऐसे इंसान को ऐसे इंसान ढूंढते हैं जिनके साथ वो अपने भरोसा को रख सके और बात करें अपने पर्सनल मैटर्स को लेकर के, ठीक है। एट दिस स्टेज लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस स्टेज पे आकर के लॉयल्टी, वफादारी और भरोसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडोलसेंट्स में हैव फीवर फ्रेंड्स बट द बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। एडोलसेंट्स में हमारे बहुत ही कम ही दोस्त होते हैं, लेकिन जो उनके साथ बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। दे शेयर सीक्रेट्स, ड्रीम्स एंड वरीज। वो उनके साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हैं, अपने ड्रीम्स को शेयर करते हैं और जिसके बारे में उनको चिंता होता है उसको भी शेयर करते हैं। फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर, चॉइसेस एंड इंटरेस्ट। और फ्रेंड्स जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं एक दूसरे के बिहेवियर को, चॉइसेस को और इंटरेस्ट को। Sometimes peer pressures may also happen when a teenager feels forced to act in a certain way to fit in। और कभी कभी जो पीयर प्रेशर होता है कि मतलब कि एक पर्सन को देख करके आप भी वही कर रहे हो, दैट इज़ द पीयर प्रेशर, ठीक है, ये होता है। और इस समय जो टीनेजर्स होते हैं वो ज़बरदस्ती उस एक्ट को करते हैं जिसमें वो खुद को मतलब नहीं रखना चाहते हैं, बट वो फोर्सफुली उसमें फिट होते हैं। देयरफॉर चूजिंग गुड फ्रेंड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। इसीलिए जो अपने एडोलसेंस के टाइम में अच्छे दोस्तों को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आप एक अच्छे दोस्त को चुनो, एक अच्छे दोस्त के साथ अपनी संगति बनाओ, ठीक है। नहीं कहते हैं कि दोस्त का संगति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कैसा आगे का लाइफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप इन लेट एडोलसेंस। In later adolescence, around 15 to 19 years old, friendship becomes more mature एंड स्टेबल। तो लेट एडोलसेंस में हम देखते हैं 15 to 19 ईयर्स ओल्ड में कि जो फ्रेंडशिप होता है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। टीनेजर्स बिगिन टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। अब इस समय जो मेन जो वैल्यू होता है ना ट्रू फ्रेंडशिप का, वो ये समझना शुरू कर देते हैं। दे लुक फॉर फ्रेंड्स हु रिस्पेक्ट दियर ओपिनियंस एंड सपोर्ट दियर गोल्स। वो अब ऐसे दोस्त को ढूंढते हैं जो उनके ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करें और उनके गोल्स को भी सपोर्ट करें। इमोशनल सपोर्ट बिकम्स अ की पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप। और इस समय इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके दोस्ती का। एट दिस स्टेज फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग स्ट्रेस, स्टडीज़ एंड पर्सनल चैलेंजेस। और इस स्टेज में आकर के जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रेस में, पढ़ाई में और पर्सनल जो भी चैलेंजेस आते हैं उसमें मदद करते हैं। दे गिव एडवाइस, इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। वो एक दूसरे को एडवाइस देते हैं,
जब वो डिस्करेज फील करते हैं तो उनको इनकरेज करते हैं और उनको मोटिवेट करते रहते हैं। एडोलसेंट्स ऑल्सो लर्न टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ बेटर वे एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस समय हम झगड़े ना करके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उसको बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझते हैं। फ्रेंडशिप्स ड्यूरिंग दिस टाइम हैव बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड शेपिंग पर्सनैलिटी। इस समय जो फ्रेंडशिप होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है और साथ ही साथ आपके पर्सनैलिटी को भी बेहतर करता है, उसको एक आकार देता है। कंक्लूजन में हम बताएंगे, फ्रेंडशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ दैट ग्रोज एंड चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। तो फ्रेंडशिप जो है वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि हमें बेहतर करता है हमारे बचपन से हमारे जवानी तक और हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव को लाता है। इन चाइल्डहुड इट इज़ बेस्ड ऑन फन एंड प्ले। अगर हम बचपन का दोस्ती देखें तो ये हमारे खेल कूद पे आधारित होता है। इन एडोलसेंस इट्स बिकम डीपर इमोशनल एंड मीनिंगफुल। वही जो एडोलसेंस में आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डीपर हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और एक मीनिंगफुल होता है। ट्रू फ्रेंडशिप्स टीच लव्स, ट्रस्ट, शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सच्चा दोस्त जो वही होता है वो जो हमें प्यार सिखाता है, ट्रस्ट सिखाता है, शेयर करना सिखाता है और एक दूसरे को समझता है। गुड फ्रेंड्स मेक आवर जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप हैप्पियर एंड स्ट्रॉन्गर। सच्चे दोस्त वही होते हैं, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो हमारे जीवन के जो भी ये जर्नी है उसको खुशहाल और मजबूत बनाते हैं। तो एक अच्छा दोस्त आपके लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। गुड फ्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज वी मेक आवर फ्रेंड्स ओनली। ठीक है, हमारे सारे रिलेशंस हमारे फैमिली से हमें मिलते हैं, बट एक जो फ्रेंड का रिलेशन होता है वो हम खुद चूज़ करते हैं। तो एक अच्छा दोस्त होना, एक सच्चा दोस्त होना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लाइफ में, जो कि आपके लाइफ को और बेहतर बनाता है। ठीक है, तो हमेशा एक अपने साथ एक अच्छा दोस्त ज़रूर रखें। ठीक है, so the next question we are discussing is the elucidate gender differences in non-verbal behavior. So non-verbal behavior means communication without words. तो non-verbal behavior मतलब होता है कि communication करना बिना words के। It includes facial expressions, eye contacts, gestures, posture, tone of voice, touch and personal space. So अगर हम देखें तो जो नॉन वर्बल बिहेवियर जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आई कॉन्टैक्ट्स होता है, ठीक है, जो जेस्चर हमारा होता है, जिस तरह से हम ग्रीट करते हैं किसी को, जो हमारा पोस्चर होता है या फिर जो हमारा वॉइस का टोन होता है, टच होता है या फिर पर्सनल स्पेस, ये सारी आते हैं। मेन एंड वुमेन ऑफन शो सम डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल बिहेवियर। अगर हम मेन और वुमेन की बात करें तो ये अलग अलग तरह से अपने नॉन वर्बल बिहेवियर दिखाते हैं। These differences are influenced by biology, culture and social learnings। और ये सारे जो differences आते हैं ये इनके बायोलॉजी से, कल्चर से और सोशल लर्निंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, However, not every man and woman behaves in same way। जबकि सभी मेन और वुमेन जो होते हैं वो एक तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। देयर आर जनरल पैटर्न्स नॉट फिक्स रूल्स। इनके कुछ जनरल पैटर्न्स होते हैं, कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, वुमेन आर जनरली मोर एक्सप्रेसिव विद दियर फेसेस दैन मेन। अगर हम वुमेन की बात करें तो ये ज़्यादा अपने फेसेस को एक्सप्रेस करते हैं मेन के कंपैरिजन में। दे स्माइल मोर ऑफन एंड शो इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज मोर क्लियरली। ये ज़्यादा स्माइल करती हैं, इमोशंस को दिखाती हैं, हैप्पीनेस को, सैडनेस को और सरप्राइज को क्लियरली रूप से। वहीं अगर और देखें तो वुमेन आर ऑल्सो बेटर एट रीडिंग अदर्स पीपल फेशियल एक्सप्रेशन। वहीं दूसरों की फेसेस एक्सप्रेशन को पढ़ने की बात है तो वो भी वुमेन बहुत ही अच्छे से पढ़ पाती हैं। दिस मीन्स दे कैन अंडरस्टैंड फीलिंग्स फ्रॉम स्मॉल चेंजेस इन द फेस। इसका मतलब ये है कि वो फेस के एक्सप्रेशन में थोड़े से भी चेंजेस आने से उनकी फीलिंग्स को समझ लेती हैं। वहीं अगर मेन की बात करें तो दूसरी तरफ जो मेन होते हैं वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत ही कम दिखाते हैं। ठीक है, खास करके अपने इमोशंस जैसे सैडनेस और फियर को वो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। इन मेनी कल्चर्स बॉयज़ आर टाउट टू हाइड सर्टेन इमोशंस टू अपीयर स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे कल्चर्स में बताया गया है कि बॉयज़ जो हैं वो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग दिखें। सेकेंड इज़ द आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आई कॉन्टैक्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन का। वुमेन यूजुअली मेंटेन मोर आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस के दौरान जो वुमेन होती है वो ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट करती हैं। दिस शो इंटरेस्ट,
केयर एंड इमोशनल कनेक्शन, और ये उनका इंटरेस्ट दिखाता है, केयर दिखाता है और एक इमोशनल कनेक्शंस को भी शो करता है। मेन में यूज़ आई कॉन्टैक्ट डिफरेंटली। अगर मेन का बात करें तो वो आई कॉन्टैक्ट को अलग तरीके से यूज करते हैं। Sometimes a strong eye contact from men can be seen as a sign of confidence or dominance। अगर कभी कभी जो मेन है जो अगर स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं, अपना डोमिनेंस को वहाँ पे दिखा रहे हैं। इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस मेन में यूज़ लॉन्गर आई कांटेक्ट टू शो पावर। अगर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होता है तो वहाँ पर जो मेन होते हैं वो एक लॉन्गर आई कांटेक्ट दिखाते हैं जो कि उनके पावर को दर्शाता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइज। Next is the gestures and body movements. Women often use more hand gestures while speaking। अगर हम gestures की बात करें तो women जो हैं वो ज़्यादा अपने हाथों को मूव करते रहती हैं जब वो कुछ बोलती हैं। Their movements may appear softer and more controlled। और इनके जो movements होते हैं वो काफ़ी softer होते हैं और more controlled होते हैं। They may nod their hands more to show they are listening and understanding। वो अपने हाथों को बार बार ऐसे घुमाते रहती हैं जिससे कि वो पता चलता है कि वो सुन रही हैं चीज़ों को या फिर समझ रही हैं। मेन टेंड्स टू यूज़ फ्यूअर जेस्चर्स। वहीं अगर मेन देखें तो वो बहुत ही कम ही कुछ जेस्चर्स शो करते हैं। बट दियर मूवमेंट्स में बी लार्जर एंड टेक अप मोर स्पेस। लेकिन जो उनका मूवमेंट्स होता है वो बड़ा होता है और उसमें वो मतलब कि ज़्यादा स्पेस वो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन में सिट विद द लेग स्प्रेड आउट और आर्म स्ट्रेच्ड शोइंग अ मोर डोमिनेंट पोस्चर। जैसे कि मेन जो होते हैं वो अगर कहीं बैठ रहे हैं तो वो अपने पैरों को फैलाकर बैठेंगे, अपने आर्म को स्ट्रेच करके बैठेंगे जो कि उनको एक डोमिनेंस पोस्चर को दर्शाता है। नेक्स्ट इज पोस्चर एंड पर्सनल स्पेस। पोस्चर ऑल्सो शोज जेंडर डिफरेंसेस। पोस्चर जो होता है वो भी हमारे जेंडर डिफरेंसेस को दर्शाता है। वुमेन यूजुअली अडॉप्ट क्लोज्ड पोस्चर सच एज क्लोजिंग आर्म और लेग्स स्पेशली इन पब्लिक्स। वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादातर क्लोज पोस्चर्स को अपनाती हैं, जैसे कि अपने आर्म्स को क्लोज रखेंगी, क्रॉस रखेंगी, लेग्स को क्रॉस रखेंगी, ठीक है, खास करके पब्लिक्स में। दिस मे बी लिंक्ड टू सेफ्टी और मॉडेस्टी, जो उनके सेफ्टी से भी लिंक्ड होता है। मेन ऑफन यूज ओपन पोस्चर स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ शोल्डर्स बैक। मेन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ओपन पोस्चर्स को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। वो अपने स्ट्रेट खड़े होते हैं और अपने शोल्डर्स को पीछे करके खड़े होते हैं। दे मेक देम ऑफ मोर पर्सनल स्पेस, जो कि उनके लिए ज़्यादा पर्सनल स्पेस भी देता है। मेन आर जनरली मोर कंफर्टेबल स्टैंडिंग क्लोजर टू अदर मेन इन फ्रेंडली सिचुएशन वाइल वुमेन में प्रेफर मॉडरेट डिस्टेंस। वहीं अगर मेन की बात करें तो वो एक दूसरे मेन के साथ काफ़ी अच्छे से एक कंफर्टेबल स्टैंडिंग सिचुएशन में क्लोजर होके खड़े होते हैं। वहीं जो वुमेन होती हैं वो एक मॉडरेट डिस्टेंस प्रेफर करती हैं। नेक्स्ट इज द टच। वुमेन यूज़ टच मोर ऑफन टू एक्सप्रेस वार्मथ एंड सपोर्ट। वुमेन जो होते हैं वो खास करके ज़्यादातर वार्मथ और सपोर्ट को दर्शाने के लिए टच यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे मे हग फ्रेंड्स और टच समवंस आर्म्स व्हाइल टॉकिंग। वो कभी कभी अपने दोस्तों को हग करते हैं या फिर बात करते के दौरान किसी के हाथ को टच कर लेना, ऐसा वो यूज़ करते रहती हैं जनरली। मेन यूज़ टच लेस फ्रिक्वेंटली स्पेशली विद अदर मेन। वहीं अगर मेन की बात करें तो वो टच को बहुत ही कम ही यूज़ करते हैं, खास करके दूसरे मेन के साथ। इन मेनी कल्चर्स मेन अवॉइड टच टू मेंटेन अ सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी। अगर हम कल्चर्स की बात करें तो बहुत सारे कल्चर्स में देखा गया है कि मेन जो है वो अवॉइड करते हैं टच को ताकि एक सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी बनी रहे। हाउएवर इन स्पोर्ट्स और फैमिली सिटिंग्स टच एमॉन्ग मेन इज़ मोर कॉमन। वहीं अगर हम स्पॉट्स की बात करें या फिर फैमिली सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जो टच होता है वो बहुत ही कॉमन हो जाता है मेन के बीच में। नेक्स्ट इज़ द टोन ऑफ वॉइस। नॉन वर्बल बिहेवियर ऑल्सो इंक्लूड्स पारा लैंग्वेज सच एज टोन एंड पिच। तो नॉन वर्बल के अंदर हम एक और बिहेवियर यहाँ पे देखते हैं जिसके अंदर पारा लैंग्वेज आता है, जिसके अंदर टोन, बात करने का हमारा टोन कैसा है, हमारा पिच कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वुमेन ऑफन यूज अ सॉफ्टर टोन एंड मोर वाइब्रेशन इन पिच। वुमेन जो होती हैं वो बहुत ही सॉफ्टर टोन का इस्तेमाल करती हैं और उनके पिच में भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। दिस कैन मेक दियर स्पीच साउंड मोर एक्सप्रेसिव, जो उनके स्पीच के साउंड को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है। मेन यूजुअली हैव अ डीपर वॉइस एंड मे स्पीक इन मोर डायरेक्ट एंड फॉर्म मैनर। वहीं अगर मेन की बात करें तो इनका जो वॉइस होता है काफ़ी डीपर होता है और ये डायरेक्ट जो भी बात होता है उसको डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दियर टोन में साउंड्स मोर ऑथोरेटिव। इनके जो टोन होते हैं, बोलने का जो साउंड होता है वो ज़्यादा ऑथोरेटिव होता है।
कंक्लूजन में हम बताएंगे जेंडर डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल बिहेवियर आर शेप्ड बाय बोथ नेचर एंड सोसाइटी। जेंडर डिफरेंसेस जो नॉन वर्बल बिहेवियर के अंदर देखने को मिलता है उसको नेचुरली और समाज के द्वारा दोनों तरीके से आकार दिया गया है। वुमेन आर जनरली मोर एक्सप्रेसिव एंड इमोशनली रिस्पॉन्सिव वाइल मेन ऑफन शो मोर डोमिनेंट एंड लेस एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं अपने इमोशनली रिस्पॉन्सिव को लेकर के, वहीं जो पुरुष हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं लेकिन अपने बिहेवियर्स को बहुत ही कम ही एक्सप्रेस करते हैं। हाउएवर दिस डिफरेंसेस आर नॉट एब्सोल्यूट, जबकि ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो एब्सोल्यूट कहीं पर भी नहीं हैं। Individual personality, culture and situation play an important role in shaping non-verbal communication. Non-verbal communication को आकार देने के लिए कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कल्चर और सिचुएशन बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमने समझा, जहाँ पर हमारा किस तरह से आई कांटेक्ट होता है, किस तरह से हम चीज़ों को अलग तरीके से समझते हैं, एक दूसरे को देखते हैं हमारे वॉइस के टोन से, टच से, ठीक है, एक्सप्रेशन से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो इस तरह से हमने ये सेशन कंप्लीट किया जहाँ पे हमने BPCG 176 का ये पार्ट 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके ज़रूर उसे देखिए। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। और हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से जाकर के हमारे गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।